टीवी में मुजाहिद भी आपको खुशामदीद करता है। और ख्याल यही था कि रवायत के मुताबिक जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा रुखसत हो जाएंगे और नए चीफ जैसे कि आ चुके हैं वो एक पस मंज़र में चले जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे मोहतरम जनरल कमर बाजवा के हवाले से शेख सुर्खियाँ और नए नए इंकशाफात किए जा रहे हैं। जनरल कमर बाजवा साहब ने एक बयान दिया और इमरान खान साहब ने उनके हवाले से बयान दिया, फिर हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान सुना, फिर इस कंट्रोवर्सी में हमारी हुकूमत उसको तो कूदने ही था, मुनीस इलाही साहब का बयान आ गया और ये इजरा जारी है। और इस वक्त मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो इशू ऐसा लगता है कि जनरल कमर बाजवा साहब हैं, जैसे मैंने कहा कि रवायती तौर पर जब एक जनरल रिटायर्ड हो जाए और आर्मी चीफ तो वो ज़ेर बहस इस तरह नहीं आता, लेकिन ख्याल ही कहा जाता है कि जनरल कमर बाजवा साहब का जो आखिरी खिताब था उसे तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बराह रास्त अपने ऊपर लिया। बहरहाल ये कोई एक खुली उनका बयानिया था, गार्डेड लफ्ज़ गालिबन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। कुछ लोग कहते हैं भड़ास निकाली, लेकिन मैं हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी गालिबन इस पस मंज़र में इमरान खान और दीगर रद्दमल देख सकते हैं। देखिए बाजवा साहब ने क्या कहा था उस वक्त। मैं आज यौम शोहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। और इमरान खान जो पहले ही जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में डिस्कस करने लगे थे, अमेरिका को चैलेंज करने लगे थे और जनरलों के और आईएसआई को डिस्कस करने लगे थे, उन्होंने अपने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अच्छा तो नहीं लगता जनरल खालिद नईम लोधी साहब, आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ कि एक आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाए, ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ का मामला तो दूसरा था, वो तो बराह रास्त सियासत में आ गए थे, इलेक्ट करा रहे थे, बाजवा साहब चले गए। आप देख रहे हैं कि शायद सुर्खियों में, और ये वो कोई अयूब खान का, याया खान का, ज़िया-उल-हक का दौर भी नहीं, सोशल मीडिया आज़ाद, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद, शायद सुर्खियों में आ रहा है। तो ये इसकी नज़ीर ऐसी मिलती है जनरल लोधी जो इस वक्त हो रहा है मीडिया में, शायद सुर्खियाँ बन रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है बहुत अफसोसनाक बात है और इसकी खैर वजह ये भी है कि इससे पहले आपको पता है कि सोशल मीडिया और मेन मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था जैसे आज है, और जिस तरीके से लोगों को मालूमात मिलती हैं सच्ची या झूठी, और उसके ऊपर वो बुनियाद बनाकर अपने परसेप्शन को जिस तरीके से वापस मीडिया में डाल देते हैं, सोशल मीडिया में डाल देते हैं, ये पहले नहीं था। लेकिन साहब ये बात तो अफसोसनाक है ही कि आर्मी चीफ जब चला जाए तो उसके मतलब कोई भी चला जाए, मैं तो सिर्फ आर्मी चीफ की बात नहीं करता, जब कोई भी पावर से हट जाए उसके बाद तो बात करनी बहुत आसान है ना, फिर तो कोई भी कुछ भी कह दे, और फिर आगे से जब जवाब देने की अहलियत नहीं है और कोई उनके पास जरिया नहीं है तो उनको जितना मर्जी आप मलाइन कर रहे, जो मर्जी कह रहे। लेकिन इस सारे मामले में लोग तो ये समझते हैं ना कि जनरल बाजवा एक्सपोज हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें बाकी सब भी एक्सपोज हो रहे हैं और खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। अब बस मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा और सभी तमाम में जो है ना वो सामने आ गए, तो ये मेरा ख्याल है कि लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो सिर्फ जनरल बाजवा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को भी नुकसान नहीं। लेकिन जनरल बाजवा, जनरल लोधी साहब बसत एहतराम, मतलब ये सियासतदान तो का तो कहते ही है ना कि यहाँ पगड़ी उछलती है, ऐसे मैखाना कहते हैं। ये सियासतदान तो आपने देखा कि हमारे शरीफ जो है जरदारी साहब को कहते थे कि मैं इसको सड़कों पर घसीटूंगा, और उन्होंने फिर शरीफों ने क्या क्या नहीं करा, फिर इसी तरह बीबी ने उनके वालिद को जेल में रखा। सियासतदान तो करते रहे थे और फिर ये आपस में गले भी मिल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इमरान खान साहब का ही मामला है, लेकिन फ़ौज जैसे इदारे में, जैसे मैंने कहा, सॉरी टू से मुशर्रफ साहब ने ज़रा उसको ज़्यादा तूल पकड़ा, सियासत में आ गए थे अपनी साथ में लगे, लेकिन बाजवा साहब के मामले में इसमें इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुँच रहा है। सियासतदानों का गेम ही यही है, खेल ही यही है। जी ये तो आप खैर सही कह रहे हैं,
और इस बात पे मैं बिल्कुल ये कहूँगा, बरमदार कहूँगा, शायद किसी को अच्छा भी ना लगे कि आखिरी तकरीर में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस किस्म का उन्होंने बातचीत की, वो ना करते तो बहुत अच्छा था। 1971 वाली बात भी नहीं करना बेहतर था। और ये जब आप कहें कि भी झूठा बयानिया और राह फरार, तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि अगर इसे वो परहेज करते तो बहुत अच्छा था। बयानिया की बात कर लेते कि एक बयानिया था जिस पे बाद में कोई हट गया, तो फिर भी कोई वो होता कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा वो, तो जब आप कहते हैं कि फरवरी के बाद आपने छोड़ दी सियासत, तो फिर सियासी अंदाज भी छोड़ देना चाहिए और सियासी अल्फाज का इस्तेमाल भी छोड़ देना चाहिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ आपके साथ कि इसमें कोई शक नहीं कि नुकसान पहुंचा है जनरल बाजवा। फिर अब क्या क्या लगता है, मतलब नुकसान मजीद पहुंचता रहेगा? मतलब इससे पहले आपको इल्म है कि ISPR ने बड़ी सख्ती से कहा था, और मैं तो आपको पता है मीडिया का हिस्सा हूँ, मैं तो खैर पता नहीं कौन से बहादुर एंकर, बहादुर चैनल हैं, हालांकि थोड़ा बहुत मेरा भी तेरबरा है। एक इशारे पर हमें जब कहा जाता है तो फिर हम मोहतात रहते हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं कोई इनकरेज जब किया जाए या इनकरेज नहीं किया जाए या खामोशी इख्तियार की जाए तो फिर हम जैसे लोगों के भी हौसले बढ़ जाते हैं। वरना हमने देखा ये बड़े बड़े मीडिया के मालिकान और एंकर कितने बहादुर हैं, मैं तो जानता हूँ ना इनको। हम लोगों ने तो गुजारा है बड़ा बड़ा सख्त दौर और सख्तियों का, और इस वक्त आज़ादी नहीं थी, बात ही नहीं कर सकते थे जनाब, नाम भी नहीं ले सकते थे ज़ियाउल हक का। तो ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मामले में मेरे ख्याल में मज़ीद वक्त गुजरे। इस इदारे और इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि उनके पास बहुत ज़राए हैं किस तरह पैगाम दें, वरना किस तरह डिस्कस हो रहे हैं बाजवा साहब और बाजवा के साथ ये इदारा भी। देखिए, इसे सबक हासिल होता है मेरे ख्याल में। मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मेरा अपना अंदाजा ये है कि जिस मैदान में आपके ऊपर वार किया जाए उसी मैदान में अगर जवाब दिया जाए तो बेहतर होता है। आप देखें कि जब आपका बयानिया या नैरेटिव कोई बनाया जाए तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप गला घोंट दें, लोगों को जवाब न देने दें, आगे से गुफ्तगू बंद कर दें या किसी को डायरेक्ट कर दें कि आप ये कहें ये ना कहें। ऐसे ही आप इस बयानिए की जंग को लड़ सकते हैं। इसका तरीका ये है कि लोग अगर कन्विंस हों बुनियादी तौर पे और सच माने आपके काउंटर बयानिए को, तो खुद ब खुद पेश करें। जैसे हम जब महसूस करेंगे कि जी हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर बिला वजह और अटैक जो हो रहा है वो मुनासिब नहीं है, तो जवाब मैं दूंगा और ऐन मुमकिन आप मेरा साथ दें अगर आप समझें कि आप सच्चे हैं। लेकिन अगर आपको मैं सिलेक्टिव कहूँ, आप इतने सीनियर एंकर पर्सन है, इतना आपकी इज्जत है, अगर मैं कहूँ ये बोलो ये ना बोलो, तो जो बोलना है फिर आप वो भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप हो सकता है खामोश हो जाएं कि इस बात से मुझे मना किया गया है, लेकिन जहां पर आपको मेरी हिमायत करनी चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए, आप कहेंगे ठीक है, अगर आपने मुझे उस चीज से मना किया तो मैं ये भी बात नहीं करता। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड गेम है, आप जानते हैं। नहीं, जनरल लोधी साहब बात ये है, जनरल लोधी साहब, यानी इवन ये कि अगर मैं यानी जिस दिन इमरान खान साहब इख्तियार से उतर रहे थे, गालिबन अप्रैल था, उस रात तक भी उससे पहले हमारे DGISI को भेज दिया गया था पेशावर। उस वक्त तक ये जो हमें किसी को इशारों के नाम में बात तो हो रही होती थी, न्यूट्रल और एम्पायर और फना, लेकिन आपने गौर किया होगा कि मीडिया में ये बातें नहीं आई कि उस रात को जब इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ी या उनको निकाला गया या तरीके अंदाज हुई कि क्या हो रहा है। ऐसे ही मेरे ख्याल में बड़े मोहतात थे सब। कुछ लोग कह रहे थे कि अचानक ये गाड़ियाँ आ गई पार्लियामेंट के सामने, रात 12 बजे अदालत खुल गई, ये हो गई, तो पूछा था, लेकिन फिर भी नाम नहीं आ रहा था। तो ये जो ऐसा लगता है कि उनकी रिटायरमेंट के फ़ौरन ही बाद, बल्कि एक हफ्ते पहले जब तक वो आर्मी चीफ थे उस वक्त तक इस तरह बात नहीं हो रही थी और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये आप मेरा ख्याल पेंडोरा बॉक्स आपने वजह फरमाया कि उनका जो आखिरी खिताब था उसने ये पेंडोरा बॉक्स खोला, और सो भी हमने कहा था इन्होंने अगर खोला है तो फिर ये खुला ही रहेगा। लेकिन अब क्या किया जाए, आप क्या सजेस्ट करेंगे, और क्या आपकी और मेरी फ़ौगान, वो जो कहते हैं कौन सुनता है फ़ौगान दरवेश, सुनी जाएगी है नहीं? जनरल लोधी, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबक सीखना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो नए चीफ हैं उनके सामने तमाम चीजें गुजरी हैं और उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बहुत फिलॉसफी की जरूरत हो। साफ पता चल रहा है कि ये रिएक्शन क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, तो उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आप देखेंगे कि ये तब्दीली आपको ISPR में भी नजर आएगी
ये तब्दीली आपको बयानिए में भी नजर आएगी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर नेचुरल अंदाज पे चीजों को चलने दिया जाए, जब तक कि कोई चीज वाकई नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो, और उसका आप गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोग जो है कोई ऐसे लोग तो नहीं है कि जिनको कोई समझ नहीं है कि नहीं, लेकिन नहीं जनरल लोधी साहब, अगर लोधी साहब मसद एहतराम मैं ये कहूँ कि बात ये नहीं है, बात यहाँ से शुरू हुई है कि अगर आपको याद होगा कि इस मामले में हमारे और बदकिस्मती से कुछ कमज़ोरियाँ खामियाँ हुई कि इस काम में हमारा, मैं फिर नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान काफ़ी जो है इस मामले में याद है कि ऑबलाइज भी किस तरह करते थे। अब लोग ये कहते हैं जी पहले समरी आती थी, मुशर्रफ साहब को जिस तरह लाया गया, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हेलीकॉप्टर्स में उनको लेके आ गया और कहा जी आप आज से आर्मी चीफ, न समरी गई न वो तरीका आया, तो यही हुआ। फिर जनरल ज़ियाउद्दीन को जिस तरह बनाया गया, बैठे बैठे किसी के फीता लगा दिया गया। फिर आप जब वो बाहर गए तो उन्होंने सबसे पहले ये शुरू कराना कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, उनके जो पीछे कौन, इतने लोग बेवकूफ़ हैं। फिर इन्होंने ये करा। और ऐसा नहीं लगता आपको कि शायद ये जो सब कुछ आया, चीज़ें आ रही हैं, अब वो उनको बड़ी हमदर्दी भी हो गई है पिछले 5-4 साल में, तो सॉरी टू से पीपल्स पार्टी नहीं, इस तरह तहरीक नहीं, सिर्फ नून लीग ही एक कैंपेन चला रही थी ना। जी देखें, ये कैंपेन तो अल्टीमेटली पता ये चलेगा कि सभी ने अपना अपना जितना उनका असर मकदूर हो सकता था इसमें डाला है अपना हिस्सा। लेकिन ज्यादा वो बेनिफिशरीज हुए ना, मसलन जो मलाइन कर रहे थे क्योंकि वो समझते थे कि उन्हें निकाला गया, जैसे मैंने कहा ना, वो समझते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट में वो अपने उस जुर्म या सॉरी जो नहीं भी होगा, जिस वजह से नवाज शरीफ निकाले गए, वही बार बार ये कहते रहे ना कि मुझे निकाला गया है। और निकाल फिर बाद में जब उस वक्त तो हालांकि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी जुलाई 2018 में, लेकिन उसके बाद मुसलसल उनका ये बयानिया रहा, उनकी बेटी का यही रहा। शरीफ जो अब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद बदला है ना, तो ये जिम्मेदारी इनकी आयद नहीं होती, मैसेज इनको जाना चाहिए। और सॉरी टू से मेरा ये ख्याल है शायद ये इन्हीं का क्वार्टर इनकरेज कर रहा है शायद कि इस तरह की ये बयानबाजी चले। देखिए आप बिल्कुल आप सही तरफ इशारा कर रहे हैं, नाम लेकर बातें हुई हैं, और सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं, जनरल फैज का नाम लिया गया। उसके बाद आपको याद होगा खैर जरदारी साहब ने भी सेंट बजाने की बात की, और फिर बहुत ज्यादा जो पीटीआई की तरफ से, आप ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि या तो आप खामोश रहें, जो कि बेस्ट ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन के लिए, या आप इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आपको किसी की बात बुरी लगे तो ये नहीं हो सकती कि मेरी बात बुरी लगे और आपकी बात बुरी ना लगे, हालांकि दोनों बात एक ही कर रहे हो। तो ये तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको खामोशी नजर आएगी और आपको ये जो नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है ये नजर आएगा। मेरा अपना ये असेसमेंट है। ठीक है, आपकी बात पे यकीन कर ले तो फिर हम भी अपनी खामोशी रहेंगे, लेकिन अगर उधर से आई तो फिर आपको भी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। मैं तो आपको पता है कभी मीडिया का हिस्सा हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, और साथ के जो कुछ आप बर्दाश्त करते हैं वो हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता है बाद में, और आपको मालूम होगा कि किया भी है। तो बात सही, देखिए मैं तो कभी हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपनी बात पे मुसर्रिफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ ये सच है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरी परसेप्शन ये है, मेरा एनालिसिस ये है, किसी और का अगर इसके खिलाफ एनालिसिस हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं, आप इसलिए दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मामला खाली अगर इंटरनल होता तो नहीं, इससे जो हमारे दुश्मन मुल्क है, सुपर पावर्स हैं, और पाकिस्तान कितना हसास है, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान का चीखता चिंगारता एक नया फिनोमेना आ रहा है। तो इस वक्त ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, फिर वाशिंगटन, इस मामलात में अगर हम अपने एक इदारे को इस तरह इन पिटी मामलात में लाएंगे, शहीद हो रहे हैं रोज़ हमारे जवान जो है बॉर्डरों पर, तो आपने अगर जो पैगाम दिया है यकीनन उन लोगों तक जाएगा, और इस बात को मोहतात रखेंगे कि वो वाकई चैप्टर क्लोज हो गया। अब कोई ज़िया-उल-हक को डिस्कस नहीं करता, अयूब खान को नहीं करता, वो ख़त्म हो गया। मुशर्रफ साहब भी बेचारों को हम डिस्कस नहीं करते, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया जनरल लोधी, आपने हमारे लिए आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। जनरल नईम लोधी साहब से इसलिए गुफ्तगू हो रही थी, जैसे मैंने कहा कि बहरहाल मसला इंस्टीट्यूशन का है और फ़र्द का नहीं है। अगर वो फ़र्द था, चला गया, उसने अगर कोई नुकसान पहुँचाया वो भी वो इंस्टीट्यूशन फेस कर सकता है, और अगर जो फ़ायदे पहुँचाए वो भी इंस्टीट्यूशन जानते हैं। और एक दूसरा मसला, बहरहाल बदकिस्मती से इसके बावजूद कि आला अदालतें ये फ़ैसला दे चुकी हैं कि किसी एक के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो
तो बार बार नहीं होता। लेकिन आज़म सवाती को मैं नहीं को डिफेंड करूंगा कि उनकी ज़बान से क्या निकलता है। वो इब्तदाई से एक उनके ख़ास मिजाज है, ख़ास गुस्सा है जो जब वो इदारे पे निकालते हैं। लेकिन जिस तरह मुकदमों के लिए एक शहर से दूसरे शहर के जा रहा है वो भी किसी तौर पर जायज़ नहीं, और उसके ज़िम्मेदार बहरहाल हुकूमत ही को करार दिया जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, गुफ्तगू करेंगे। टीवी में एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। यकीनन तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा, ऐसे नहीं होता कि 75 साल या 60 साल, लेकिन जो उनका गुस्सा, जो उनकी ज़बान है, उसे किसी भी तौर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सियासत की एक ज़बान होती है और इदारे, और वो भी पाकिस्तान में बड़े मजबूत हसास इदारे, उनके बारे में गुफ्तगू करना ऐसे ही जैसे इमरान खान के बारे में गुफ्तगू करेगा तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। और अफसोसनाक खबर यह है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं वो यानी अजीब बात है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ चुका है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ एक शहर में, एक सूबे में मुकदमा दर्ज है तो ये नहीं होता कि उसके 4 सूबों में, जबकि साफ लग रहा है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो सियासी नौइयत के हैं। सियासी नौइयत के तो हैं ही, बल्कि जिस तरह दाखिल किया गया, मतलब सिंध में दाखिल ठट्टा में जो है मुकदमा दाखिल किया जा रहा है, अब बलूचिस्तान में लाया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, चौधरी शुजात के वालिद चौधरी ज़हूरुल्लाही को कोलू में जो है उनको रखा गया था ताकि फिर बाद में वो मुय्यन तौर पर कहा जाता है उनको कातलाना हमला होना था। इस तरह ये जो सियासी कारकुनों को या सियासी लीडरों पर आप मुकदमा चलाएं इस्लामाबाद कोर्ट में जहाँ रहते हैं या जहाँ वो रहते हैं, लेकिन इस तरह तजलील करना, और मैंने कहा मैं फिर आज़म सवाती को जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन जो हुकूमत, शरीफ हुकूमत जो ख़ुद केसों को भुगतते रही है, अदालतों को भुगतते रही है, उसका रवैया किसी तौर पर भी काबिल मज़म्मती कहलाएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोयटा में की बुशरा कमर है। जी बुशरा, ये जो आज़म सवाती को पिछले चंद दिन से कोयटा लाया गया है और अब सुना यह है कि उनका कोई, पहले तो वो शायद 7 दिन का रिमांड मांग रहे थे, अब 4 दिन तक उनको रखा जाएगा। मैं देख रहा था कि बड़ी सिक्योरिटी में लाया गया है। आप लोग भी क्या वहाँ तक पहुँच पाए बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जब पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती को अदालत में पेश किया गया तो उस वक्त अदालत के अंदर और बाहर जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात जो है वो देखने में आए। सुबह से ही जो है वो अदालत के अंदर भी सिक्योरिटी मौजूद थी और बाहर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, जबकि जितने भी मीडिया के लोग थे उन तमाम को जो है वो अदालत के अंदर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर जो है मीडिया इस चीज़ का मुंतज़िर रहा कि उनके वकील जो है शायद वो बाहर आकर कोई खबर दे सके या फिर किसी तरह से आज़म सवाती का जो है उनसे सामना हो सके। तो इस बात से जाहिर हो रहा था कि एक वफाक से आने वाला ऐसा सियासी कैदी है कि जिसे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसे मीडिया से भी दूर रखा जाए, और जब तक जो है उनका कोई रिमांड हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक जो है उन्हें किसी के भी सामने ना लाया जाए। लेकिन फिर सूरत हाल काफ़ी चेंज हुई कि कुछ नुमाइंदान जो हैं वो मीडिया के, वो अंदर तक उन्हें रसाई हासिल करने में आसानी हो गई और चलते चलते ही गैर रस्मी गुफ्तगू भी होती रही। तो उसमें आज़म सवाती की जानिब से यही कहा जा रहा था कि कोई भी जो शहरी है उसके खिलाफ एकदम से इतने मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ जो है वो FIR दर्ज नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई हैं जिस पर वो भी कानूनी रास्ता जो है इख्तियार करेंगे। और सूरत हाल अब हम यही देख रहे हैं कि आज़म सवाती के वकील की जानिब से जो है वो अदालत में आईनी दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है, जिसमें जो उनके खिलाफ FIR हैं उन्हें वापस लेने की भी इस्तेदाद की गई है। बुशरा, में एक अहम बात यह भी है क्योंकि आज़म सवाती का ताल्लुक KP से है, मेरे ख्याल में पता नहीं सवाती नाम लगाया हुआ है, सवाती से मैं कहूँगा, इसलिए कोई मुकदमा KP में दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि KP पुलिस देखेगी। पंजाब में गालिबन अभी तक दर्ज नहीं हुआ, अगर मैं हो सकता है करेक्ट कर दें क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है। ये मुकदमा दर्ज हो रहे हैं सिंध में
और वो भी मैं सुना एक ठट्टा में। इसी तरह बलूचिस्तान में यानी कोयटा में जहाँ बाप की हुकूमत है या पीटीआई उनकी नहीं है, लेकिन ये जो कोयटा का मुकदमा है, बल्कि अभी शायद आपको, अब तो माशाल्लाह आप भी सीनियर हैं, कि आपको याद होगा कि इनके चौधरी ज़फरुल्लाह थे भुट्टो साहब के दौर में, उन पर कोहलू में मुकदमा दर्ज हुआ था कोई, और कोहलू से रास्ते में जब आने जाने में, और अकबर खां बुगटी गवर्नर थे, पता नहीं उनको क्या प्लान था उनका करने का। तो अब अगर यहाँ से कोयटा में एक अगर मुकदमा दर्ज है, 4 दिन का रिमांड लिया, अगला शायद केस कचलाक में कहते हैं जी लिया गया, पता नहीं वो कितनी दूर है या इससे और भी, तो इसके मैंने यहाँ रिमांड पूरा हो जाएगा तो फिर कुचलाक ले जाएंगे या कोई और शहरों में ले जाया जाएगा, या यहीं कोयटा ही कई अदालत में केस चलेंगे? बुशरा जी मुजाहिद साहब, सूरत हाल ये है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई के इल्ज़ाम में बलूचिस्तान के 5 मुख्तलिफ इलाके जिनमें कुचलाक, लसबेला, खुजार, जोब और इसके अलावा गवादर की तहसील पसनी में जो मुकदमात दर्ज किए गए, उन मुकदमात की तादाद जो है वो 7 है, जिनमें 109, 153, 131, 500, 501, 504 और 505 के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और जो मुकदमात हैं उसमें सबसे पहले जो है कुचलाक पुलिस की जानिब से कोशिश की गई कि वो अपनी एक टीम लेकर इस्लामाबाद गई और इस्लामाबाद जाकर उन्होंने सेनेटर आजम सवाती को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें कोयटा लाने का मरहला जो है वो शुरू किया गया। चूंकि कुछ रोज़ कबल जब उन्हें कोयटा लाए तो उससे कुछ रोज़ कबल ही कुचलाक के एरिए में जहाँ बलेली चेक पोस्ट के करीब एक खुदकुश हमला हुआ था, तो कुचलाक की जानिब जाने वाला रास्ता काफ़ी सेंसिटिव भी है, और जिस तरह से सूरत हाल सिक्योरिटी की यहाँ पर देखने में आ रही है कि काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो ऐसी सूरत हाल में वफाक से आने वाले सियासी कैदी को कुचलाक थाने मुंतकिल करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था, जिस पर जो है उन्हें कोयटा में ही एक थाने में मुंतकिल किया गया है और वहीं से उन्हें अदालत ले जाया गया, जहां पर उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल किया गया। अब सूरत हाल ये है कि बाकी भी जो 4 मुख्तलिफ मकामात पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें वहाँ पर भी सिक्योरिटी खदशात की वजह से उन थानों में मुंतकिल किया जाएगा, बल्कि बलूचिस्तान कोयटा में ही जो अदालतें हैं यहीं से रुजू करके उनका जिस्मानी रिमांड जो वो हासिल किया जाएगा। पुलिस की जानिब से अदालत से जब रुजू किया गया तो 10 रोज़ा रिमांड जो है जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत की जानिब से इस वक्त सिर्फ 5 रोज़ा ही जिस्मानी रिमांड दिया गया है, और इसमें पुलिस कोशिश कर रही है कि मज़ीद भी जो बातें हैं वो सामने आ सकती हैं। ताहम जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से इस वक्त आज़म सवाती की दरख्वास्त वापस लेने के लिए आईनी दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जबकि उनके वकील ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए यही गिला किया कि कोई भी शहरी ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ 5 या 6 मुख्तलिफ मकामात पर एक ही जो FIR है वो दर्ज की जाए, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, जिसके लिए वो हर मुकाम पर जाएंगे। और कोयटा में भी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि PTI के जो कारकुनान हैं वो रोडों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि अगर ये दरखास्तें वापस ना हुई या इन मुकदमात में आज़म सवाती को सज़ा दी गई तो वो शदीद एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। जबकि जो जैसा कि बुशरा कमर मजीद मेरी मालूमात में इजाफा कर रही थी, और अफसोसनाक अमर यह है कि बहरहाल शहबाज ख़ानदान का दावा यह है, और हमारे वज़ीर दाखिला, ये मुमकिन ही नहीं कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बग़ैर, या मैं कह सकता हूँ उनके हुक्म पर, और ये वो उनको कौन हुक्म दे रहा है, ये इस तरह की झूठी FIR दर्ज हो रही हैं। खुद राना साहब पर भी जब झूठी FIR दर्ज हुई, आज तक कहते हैं जी मंशियात के इल्ज़ाम में। इसी तरह कहते हैं अफसोसनाक अमर यह है कि इनके कोलिजन पार्टनर पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा उससे सफ़र किया है कि उनके खिलाफ भी झूठे इस तरह के मुकदमात किए हैं। मैंने कहा ना, आसिम ज़बादी साहब की ज़बान फिसली है, उन्होंने ज़बान गलत इस्तेमाल की, उनका रवैया हमेशा इदारों और उनके सरबराहों के बारे में मुनासिब नहीं होता, लेकिन इस तरह अदालतों का मजाक उड़ाकर खुले बंधनों, एक इलेक्टेड सो कॉल्ड कोई भी कहूँगा उनको, फिर हुकूमत का मजाक उड़ाकर सिर्फ बलूचिस्तान में, जी हाँ, ये कोयटा में रिमांड लिया गया है, फिर लसबेला इनको ले जाया जाएगा, लसबेला के बाद गवादर ले जाया जाएगा, गवादर के बाद कुचलाक लिया जाएगा, और ये वो रास्ते हैं जो खुदकश हमलों में बड़े मशहूर हैं। तो फिर वजह तौर पर यह ऐसा समझा जा रहा है कि हुकूमत को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा ख़तरनाक खेल खेला जिसमें आज़म सवाती को निशाना तक बनाया गया, तो इसके दूररस ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। इंतकाम की एक हद होती है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक गुफ्तगू करेंगे। एक और डेवलपमेंट वो ये हुआ है कि बहरहाल कश्मीर में वही सियासत हो रही है जो पाकिस्तान में
वहाँ पर इलेक्शन हुए। बहरहाल इसके बावजूद कि मरकज़ में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी, नून लीग और PDM की है, मुजफ्फराबाद में यकीनन लूज़ किया होगा, लेकिन ओवरऑल PTI का आज़ाद कश्मीर में पलड़ा बल्दियाती इलेक्शन में भारी रहा है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। GTV मुजाहिर एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। यकीनन बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में इस एतबार से अहम हैं कि दिलचस्प सूरत हाल ये होती है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है उसी की मुजफ्फराबाद में होती है। पीपल्स पार्टी की देख लें, नून लीग की देख लें, लेकिन इस बार गो कि हुकूमत नून लीग यदि शरीफों की इस्लामाबाद में है, लेकिन मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद में ज़रूर ऐसा हुआ है ज़रा सा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर ज़्यादा अक्सरियत में है, लेकिन ओवरऑल तहरीक इंसाफ का पलड़ा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भारी रहा है। हमारे साथ सरदार अतीक अहमद खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, तो आप नहीं समझते कि जो बाहर की यानी पाकिस्तानी सियासत, क्योंकि आपकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, आपके वालिद सरदार क़य्यूम खान ने, मुजाहिद अव्वल ने हमेशा कश्मीर को दूर रखा था इन सियासी पार्टियों से, अब जो ये आई हैं तो ये तो अपनी पूरी सियासत लेके आ गई हैं। वही कौमी सूबाई असम्बली में भी वही सूबाई आपकी आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी और वही लोकल बॉडीज़ में भी। सरदार साहब देखिए भैया साहब, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी तो खैर मजबूरी की कैफियत बनती है कि जब आप फील्ड में मौजूद हो तो जो भी खिलाड़ी वहाँ होते हैं उन्हीं में से किसी न किसी के साथ मिलकर या उसके खिलाफ खेलना पड़ता है। लेकिन मजबूरी तौर पर जो बात आपने कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब से रियासत से बाहर की सियासत गई है, खाली सियासत नहीं गई, वो अपनी तमाम खूबियों और खराबियों के साथ वहाँ मौजूद है। यानी वो पाकिस्तान की जो सियासी और इंतखाबी लड़ाइयाँ हैं वो आज़ाद कश्मीर में लड़ते हैं, और आज़ाद कश्मीर को उन्होंने बैटल फील्ड बनाया हुआ है, मैदान जंग बनाया हुआ है इस बात के लिए। और कश्मीर के फंसे के अलावा रियासत का तशख़्ख़ुस, रियासत की जो आइडेंटिटी है वो पामाल होती जा रही है बुरी तरह, और इससे कश्मीर मुतासर हो रहा है। ये सिर्फ हमारी इंतखाबी सियासत की बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि कायद-ए-आज़म की कश्मीर पॉलिसी को बहाल किया जाए, और मुस्लिम गवर्नमेंट्स को ही कायद-ए-आज़म ने अपनी नुमाइंदा हैसियत में तस्लीम किया था और मुस्लिम लीग बनाने से इनकार किया था। लेकिन माज़रत खात आप भी तो उस सिस्टम का हिस्सा बन गए ना सरदार अतीक साहब। आप लोगों ने, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि सॉरी जैसे आपकी कुछ कमज़ोरियाँ, खामियाँ थी आपकी जमात की उस वक्त की क़यादत की कि ये पार्टियाँ यहाँ आई, आपने उनके साथ इत्तेहाद बनाया। आप तो जा सकते हैं क्योंकि कश्मीर कॉज ज़्यादा बड़ी है इन इलेक्शनों से सुप्रीम कोर्ट में, तो कि बाहर की पार्टियों को इतना इजाज़त नहीं चाहिए। आपने देखा जब आपके यहाँ पार्टियाँ आई तो फिर इंडिया में भी यही हुआ कि पहले कांग्रेस आई और बीजेपी आई, और आज अक्सरियत से वो लोग हुकूमत कर रहे हैं वहाँ की मुकामी पार्टियों को मिलाकर। सरदार अतीक साहब, हमारा मुझे सब ख्याल ये था कि इन मामला को इस तरह इमिकेबली खामोशी के साथ बावकार से किया जाए, ये थाने कचहरी तक न पहुँचे और अदालतों की नज़र न हो, और ये कोई बैड टेस्ट पैदा न हो, और खुद पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात का इदराक करें कि वो मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचा रही है, खुद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा रही है। कश्मीर की बात तो एक बात हो गई, इसलिए हमने और पाकिस्तान वालों ने अदालत का रास्ता तो इख्तियार नहीं किया, लेकिन ये भी किसी वक्त किया जा सकता है अगर चारों नज़र में सूरत न हो तो बिलाखिर ये एक रास्ता तो मौजूद है। लेकिन हमारा ख्याल ये था कि ये सारा सियासी अफवाह तफहीम से ये मामला सेटल हो जाए, और इसको इस मामले को ज़्यादा तूल दिए बगैर इसके नुकसान से बचा जाए। इस पर ये सारी बातें ज़ेर गौर आ सकती हैं। नहीं, फिर एक और भी है ना सरदार, अब इससे बढ़कर के ये मामला खाली आज़ाद कश्मीर के ओवरऑल नहीं रहा, बल्कि मैं देख रहा था कि जैसे मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट वहाँ PTI और नून लीग अक्सरियत में आ गई, नीलम जेलम वाली में PTI आ गई, पूंछ में एक दूसरी आ गई, रावला कोट में आप आ गए। यानी ये जिस तरह हमारे सूबे तकसीम हो गए हैं, इस तरह आपके यहाँ भी कहीं तकसीम ना हो जाए कि KP PTI का, पीपल्स पार्टी सिंध का। जी सरदार साहब, ये बात ठीक है कि खास तौर पर इन हालात में जब हिंदुस्तान मौजूदा कश्मीर में ऐसे इकदाम कर रहा है जिसे रियासत के तशख़्ख़ुस को
पामाली हो रही है, रियासत के वजूद को खतरा लाक हो गए, तहरीक आज़ादी को खतरा लाक हो गए, बच्चा कश्मीर तकसीम के अमल से दो चार कर दिया गया है। ऐसे हालात में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसका तदारक किया जाए और इस पर मेरा ख्याल है बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है कोशिश तो हम करेंगे, अब भी कोशिश करेंगे कि ये बात अंदरूनी खाना बैठकर इसी तरह तय हो जाए और ये लोग इस बात को समझें कि ये पाकिस्तान के मफादात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बाकी सारे रास्तों पर वो इंशाल्लाह होगा। शुक्रिया सरदार अतीक साहब। वो के लगता तो बता ऐसे ही है कि वो जो कहता है पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है कि शायद वापस आप कश्मीर में इसको ना रोक सकें। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।